किस तरह की भूमिका अदा की एनडीएमए ने? देखिए, इसमें तो एनडीएमए का गठन से पहले ही काफ़ी प्रोग्राम्स आ गए थे और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स ने इस काम को लिया, सुनामी रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। एनडीएमए के बनने से पहले ही ये सब काम शुरू हो गया था और स्टेट्स इसको देख रहे हैं। खासकर एनडीएमए का इसमें कुछ खास रोल नहीं रहा, लेकिन हम जैसे सुनामी अंडमान निकोबार में जो काम हो रहा था उसका ज़रूर हमारे तरफ से भी कुछ पर्यवेक्षण हुआ था। प्रधानमंत्री जी के तरफ से मेरे पूर्व वाइस चेयरमैन को बताया गया था कि वहाँ पर देखें, उसकी फॉलोअप में करें, तो हमारा वैसे भी कंट्रीब्यूशन उस तरह से रहा। लेकिन राज्य के प्रदेश की सरकारें, तमिलनाडु का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम वहाँ की सरकार पूरी तरह से देख रही है और इस तरह से वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट रहा, तो उसके हमारे गठन से पहले ही ये काम शुरू हो गया था। यदि कहीं बाढ़, भूकंप या सूखा आ जाता है, उसके बाद एनडीएमए की क्या भूमिका होती है? देखिए, बाढ़ के जब जो पूर्व सूचना अगर मिल जाती है कि वो हमारे डिफरेंट एजेंसीज से हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ के लिए एजेंसी है, उनके जो फोरकास्ट होते हैं, हम सूचना जब आसार नज़र आते हैं तो हम जैसे बिहार में कोसी फ्लड में हमने किया, हम एनडीआरएफ के लोगों को वहाँ पहले से तैनात किया और मुझे ये बात बताते हुए खुशी होती है कि 1 लाख से बढ़ के लोगों के सुरक्षित प्रदेशों में पहुंचाने का हमने बिहार में काम किया। आज एनडीआरएफ एक ऐसी हमारे पास रिसोर्स बन गई है कि सारे देश के सारे स्टेट्स में एनडीआरएफ का जो काम करने का तरीका है उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री उन स्टेट्स के चिट्ठी लिखकर कहते हैं, एनडीसी के मीटिंग में भी कहा गया कि इसका प्रस्ताव किया गया कि एनडीआरएफ बड़ा अच्छा काम कर रही है और लोगों में यह विश्वास बढ़ाती है कि मगर अगर उनको सुरक्षित प्रदेशों में पहुंचाने के लिए अच्छी क्षमता वाली ये बल बन गई है। उससे हटके पिछले दिनों में जापान में जो आपदा घटी, उसके बाद हमारे एक टीम, एनडीआरएफ की टीम वहां पर भी गई और वहां के रिहैबिलिटेशन काम में काम किया, जिसकी प्रशंसा वहां की सरकार ने की। हालांकि हमको अभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने इंटरनेशनल स्तर पर काम करके बड़ा अच्छा नाम कमाया। कुछ ऐसे भी राज्य हैं देश के जहां पर यह तय है कि 2 या 3 साल में सूखा पड़ेगा या फिर बाढ़ आएगी। महाराष्ट्र का विदर्भ हो या यूपी और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका, यहाँ पर 2-3 साल में जरूर सूखा पड़ता है, किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं, सभी जानते हैं। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2-3 साल पे जरूर जो है बाढ़ आती रहती है। तो जो पहले से करीब करीब तय होता है कि इस तरह की आपदाएं जो अब तक का इतिहास रहा है उसको देखते हुए, ऐसे में एनडीएमए क्या कुछ करता है? कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तकरीबन हर साल भी बाढ़ आ देते हैं, तो उसके बारे में जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज़ को हम इंक्रीज करना है, हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और हमारे मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है, इसकी क्षमता को हम बढ़ाकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम डेवलप करने की हमारी कोशिश हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग वाले एक पायलट स्तर पर इसका काम शुरू किया है। उसको बढ़ाकर जहां जहां बाढ़ आने की आशंका होती है उन सब एरियाज में जैसे मॉडलिंग कर सकते हैं और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करने की हमारी कोशिश रहेगी। उस तरह से हम काम कर रहे हैं। साइक्लोन की बात आती है तो हमारी क्षमता पहले से अब काफ़ी बढ़ा हुआ है अर्ली वार्निंग के हद तक। और इसमें यह भी मैं बताना चाहूँगा कि साइक्लोन का जो सब्जेक्ट था चक्रवात का, एनडीएमए के सदस्य के नाते मैं उस सब्जेक्ट को डील कर रहा था और हमने ये देखा कि हमारे पास लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, जो समुद्र से हमको जो मिलते हैं ओशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन से, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन से। इन सब ऑब्जर्वेशन के बावजूद जो साइक्लोन कोर एनवायरनमेंट, जब वो साइक्लोन बनता है, गोल गोल घूमता है, उसके अंदर का जो वातावरण वो उसकी स्प्रेड होती है, देखिए तकरीबन 200-300-400 किलोमीटर की भी उसकी विड्थ हो सकती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ के पैरामीटर्स क्या हैं हम जान नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ की उतनी स्पीड वगैरह होती है। तो अमेरिका में एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट को, जो इस
उसके आंख के अंदर, जैसे आई ऑफ द साइक्लोन के अंदर जा सकती है और वहां के पैरामीटर्स को डिटेक्ट करके हमको इंफॉर्मेशन जो मिलता है उससे काफी कुछ एरर्स कम हो सकते हैं, गलतियां उसको एरर को कम कर सकते हैं। तो हमने जो रेकमेंड किया था, आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि केंद्र सरकार इस काम को लेकर आगे चल रही है। 1-2-3 साल के अंदर हमारे पास ये क्षमता आ जाएगी, हमारी एक अलग प्लेन होगी जो साइक्लोन के आई के अंदर फ्लाई करेगी और वहां के पैरामीटर्स की वजह से हम एरर्स को काफी कम कर सकते हैं, हमारी गलतियां जो भी होती हैं फोरकास्टिंग में उसको कम कर सकते हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एम शशिधर रेड्डी जी से यह बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं एनडीएमए के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी जी से। अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े शहरों में रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनती हैं वो इस मानक के अनुरूप नहीं होती कि भूकंप के तेज झटकों को सह सकें। एनडीएमए का एक बयान मैं अभी अखबारों में पढ़ रहा था पिछले कुछ दिन पहले कि अहमदाबाद में करीब 4000 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो तेज भूकंप के झटके नहीं सह सकती। नहीं, वो एक न्यूज़ एजेंसी की वजह से एक गलत फिगर गया है 4000 की, वैसी बात नहीं है। मैंने ये कहा था कि हम गुजरात के भूकंप के बारे में बाद में हमने काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ पर लोगों को ट्रेन करने की और जिस तरह से आर्किटेक्ट, इंजीनियर और जो मेसन होते हैं उनको ट्रेन करने का बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन गुजरात में हमने जो नहीं सीखा वो बात ये है कि आज हम देखते हैं कि सारे शहरों में, देश के सारे शहरों में, न सिर्फ अहमदाबाद में, दिल्ली में हो या मुंबई में हो या बेंगलुरु में हो, चेन्नई में हो, हैदराबाद में हो, हम बिल्डिंग जब बनाते हैं 5 स्टोरीड बिल्डिंग, आजकल काफ़ी कुछ सिंगल डबल स्टोरीड हट गया, जो फ्लैट्स जो बनते हैं 5 स्टोरीड बिल्डिंग बनते हैं, उसमें जो ग्राउंड ओपन स्टोरी होता है वो पार्किंग के लिए रखते हैं। उसमें कोई डिजाइनिंग की बात नहीं हो रही है, वहाँ के सिस्मिक वल्नरेबिलिटी के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। एक स्टैंडर्डाइज डिजाइन के तौर पर ज्यादातर बन रहे हैं और अहमदाबाद में, क्योंकि वहां की गिनती हुई है, अहमदाबाद में 25,000 ऐसे बिल्डिंग है जो 5 स्टोरीड ओपन ग्राउंड फ्लोर है और 1511 स्टोरीड ओपन ग्राउंड फ्लोर है। ओपन ग्राउंड फ्लोर में अगर भूकंप का झटका लगता है, ग्राउंड मोशंस जो वाइब्रेशंस हो जाते हैं, उसमें 2001 के भूकंप में भुज हालांकि अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर है, एपिसेंटर भुज में रहा, लेकिन अहमदाबाद में बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए। ये ओपन ग्राउंड स्टोरी वाले हुए हैं, उसको हमने उस सबक हमने नहीं सीखा। और आज देश में हर शहर में, चलो भूकंप से प्रभावित हो सकते हैं, नहीं अलग बात है, लेकिन सेफ बिल्डिंग्स नहीं है, अनसेफ बिल्डिंग्स है। तो इसके बारे में इसको कैसे हम स्टडी करना चाहिए। हम नेशनल लेवल पर इस पर हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, सारे देश के विशेषज्ञों को बुलाकर 22 तारीख को हम एक इसकी मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद में जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, उसके उपाय के बारे में भी अलग ध्यान दिया जाएगा। और जो नए बिल्डिंग बन रही हैं, आज सारे स्टेट्स पर यह जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो जोन 4 और 5 है, 3 में भी है, कहीं भी ऐसी बिल्डिंग ना बने जिसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लैक ऑफ डिजाइन नहीं होने की वजह से। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर पूरी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लाखों ऐसे बिल्डिंग है पूरे देश के अंदर। और खासकर मैंने कहा मेट्रोज हमारे हम देखते हैं तो 17 देश के मेट्रोज में 7 ऐसे मेट्रोज हैं जो 4 और 5 जोन में हैं, और वहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये बिल्डिंग्स है, और इनको सेव करना एक बड़ी चुनौती है और इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। आगे ऐसी बिल्डिंगें न बने, इसके लिए क्या मेजर्स उठाए जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, हम क्लियर कट हम इसके बारे में निर्देश देंगे
गाइडलाइंस बनाएंगे, मार्गदर्शक हम बताएंगे स्टेट्स को, और हम इसको एक बड़े पैमाने पे हम उन पर जोर लाएंगे पब्लिक। और सबसे बढ़ के मैं यही कहूँगा कि लोगों को हम जागरूक हो, लोग ये समझे कि इससे क्या उनको नुकसान हो सकता है। आज हम कितने भी एक्ट बनाएंगे, कितने भी हम गाइडलाइंस बनाएंगे, कितने भी हमारे बायलॉज हों, बिल्डिंग बायलॉज हों, लेकिन जब तक लोगों को ये विश्वास, लोगों के बारे में लोगों को ये सोच ना हो कि ये उनके लिए सुरक्षित होना जरूरी है, इसके बारे में भी हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। काफी लोगों को हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं, किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो, इसके बारे में हम बता रहे हैं। और इन सब चीजों के साथ एक मैं बताना चाहूंगा कि हम पिछले दिनों में नेशनल बिल्डिंग कोड का कुछ अमेंड किया था 2005 में। उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट्स, सारे बैंकों में ये कहा गया कि बिल्डिंग जो हाउसिंग सेक्टर में कंस्ट्रक्शन होती है, उसको जो बैंक फंडिंग करते हैं, तो उसमें ये बिल्डिंग कोड का लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा। फिर रिजर्व बैंक ने एनडीए में से कहा कि इसको यूजर फ्रेंडली तरीके से इसको हम इसके गाइडलाइन बनाएं। हमने इसको बनाया और ये सारे बैंक्स से हमने कम्युनिकेट करवा दिया। अब आरबीआई से सारे बैंक्स को कम्युनिकेट किया गया। जब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट या डिजास्टर रेजिस्टेंट उसकी डिजाइन नहीं होगी तो उसको फंडिंग नहीं दिया जाएगा। एनडीएमए के अलावा फिर नक्सल इश्यूज पे बात करेंगे। नक्सली हिंसा देश में बड़ी समस्या है। आप नक्सली हिंसा पर स्टडी के लिए कांग्रेस की तरफ से गठित एक कमेटी के कन्वीनर भी रह चुके हैं। आपने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। नक्सली हिंसा रुकेगी कैसे? ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो नक्सल प्रभावित जो कोर एरियाज हैं, और हम जो लोगों की अगर वहाँ उसको मैपिंग करते हैं, और हमारे जो आदिवासी लोगों की हम मैपिंग करते हैं, तो उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। तो जो आदिवासी की स्थिति इस देश में है, उसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। हम जो 7-8% पॉपुलेशन है आदिवासी की, और हम देखते हैं कि जो लोग विस्थापित हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो या पावर हो, माइनिंग हो, उसमें हम देखते हैं कि करीब 50% लोग आदिवासी हैं। और ये एक बड़ी समस्या है। इसके बारे में हम बड़ी गंभीरता से हमको सोचना होगा कि जो विस्थापित भी होंगे तो उनके लिए कैसे हम उनके रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे, उनको कैसे हम सुविधाएं दे सकते हैं। कि ये अलग अलग दूर इलाकों में स्प्रेड आउट हैं, और इनके हालात, वहाँ पर जो हालात हैं, उसको एक तरीके से नक्सलवादियों का वो बेस बना है। तो ये एक सेंटर्स बने हैं, एपी सेंटर्स बने हैं। तो इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। इसको हम बारीकी से इसके बारे में हमको सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशिधर जी हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे एम शशिधर रेड्डी जी, जिनसे हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के कामकाज के बारे में विस्तार से बात की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।